एक किसी का ग्राफ ड्रॉ करना रहा, मान लेते हैं, अब बात मत कीजिएगा, किसी भी चीज़ का ग्राफ ड्रॉ करना हो, सबसे पहले ग्राफ कैसे आप ड्रॉ करेंगे, मेरा मन में क्यूरियोसिटी है। तो भाई बिना इक्वेशन जाने हुए कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मुझसे तो नहीं होगा, आप लोग से अगर होगा तो बताइए कोई उपाय। तो इक्वेशन डेवलप करना पड़ेगा ना। मान लेते हैं कि किसी का वर्सेस किसी का ग्राफ दिया हुआ है, राइट, और फिर किसी का वर्सेस किसी का ग्राफ पूछा गया है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जिसका वर्सेस जिसका पूछा गया है उसका आप ट्राई करेंगे इक्वेशन डेवलप करने का, जैसे भी हो, तभी तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। विदाउट नोइंग द इक्वेशन क्या आपसे ग्राफ ड्रॉ होगा, मुझसे तो नहीं होगा। मुझे ग्राफ प्लॉटिंग के लिए इक्वेशन जानना पड़ता है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, पैराबोलिक है, सर्कुलर है, हाइपरबोलिक है, राइट, एक्सपोनेंशियल है, जिसका फंक्शन आएगा उसका ग्राफ फिर ड्रॉ किया जाएगा, करेक्ट है ना। ओके ए ग्राफ दिया हुआ है वी एक्स वर्सेज एक्स का, वी एक्स वर्सेस एक्स का, और ऑप्शन में कुछ ग्राफ दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर करेक्ट फॉर ए वर्सेज एक्स। मतलब क्या देकर क्या पूछ रहे हैं, ओके, करेक्ट है ना। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले मुझे वी एक्स वर्सेज एक्स का इक्वेशन चाहिए, वी एक्स वर्सेस एक्स का इक्वेशन चाहिए होगा, करेक्ट, क्योंकि इसका स्लोप से तो मुझे कुछ मिलने को है नहीं अभी, या इस अगर, और कैसा है, कर्व है या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किनको किनको लिखने आता है, मैं ही तो सिखाया हूँ भाई। प्रॉब्लम क्या है, बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम इंटू ए, इक्वेशन नहीं आता है आपको। यहाँ पे बाई का काम कौन कर रहा है, वी एक्स, और एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स, तो बस। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने का दो तरीका था, या तो ऐसे कर दीजिए, बाई टू माइनस बाई वन डिवाइड बाई आई इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये भी एक फॉर्मेट है, ये भी एक फॉर्मेट है, करेक्ट है ना। तो भाई यही फॉर्मेट तो ये है, क्योंकि ये जो है वो क्या है, स्लोप है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसका मतलब स्लोप पता चल जाए तो सिर्फ एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, करेक्ट है ना। तो इसका इक्वेशन तो क्या यहाँ पे वी एक्स माइनस वी नॉट, मुझे इसका कोऑर्डिनेट तो पता है एवरीवन, इसका कोऑर्डिनेट तो पता है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 वी नॉट, वी एक्स माइनस वी नॉट इक्वल टू व्हाट, एम इंटू एक्स माइनस 0। यहाँ तक सही है, चलिए। अब m का वैल्यू क्या, m का वैल्यू के लिए किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट पता रहेगा तो स्लोप निकल जाएगा। दो पॉइंट तो आपके सामने है या ना, 0 वी नॉट, और इसको क्या बोलिएगा, एक्स नॉट 0, करेक्ट है ना। तो स्लोप के लिए क्या, और किसी को आप 0.1 और किसी को 0.2 मान लीजिए, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो स्लोप के लिए क्या लिखेंगे, बोलिए भाई, प्रॉब्लम क्या है, वी नोट माइनस, इसको 0.1 मान लेते हैं, इसको 0.2 मान लेते हैं, तो वी नोट माइनस 0 और डिवाइड बाई 0 माइनस एक्स नॉट, तो कितना हो जाएगा, वी नोट बाई माइनस वी नोट एक्स नॉट। स्लोप निगेटिव होना भी चाहिए था, क्योंकि ये एंगल क्या है,
ऑब्ट्यूज एंगल है, ये पहले से पता चल गया है, करेक्ट। अब इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वी एक्स माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। यहाँ तक आ गए। तो वी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स अब प्लस वी नॉट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ये तो बहुत सिंपल सा बात है ना, क्योंकि मुझे एक्स वर्सेज एक्स का किसका चाहिए था, तो पहले वी एक्स का इक्वेशन तो जान लेंगे कि मेरा वी एक्स का इक्वेशन है कैसा, करेक्ट। यहाँ तक आ गए। अब आपके दिमाग में आएगा कि मुझे एक्स चाहिए, तो वी एक्स को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स है या ना। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। दिस इज द रीजन कि क्वेश्चन बैंक के थ्रू जाना चाहिए। क्वेश्चन बैंक से बाकी तो हम लोग एक ढर्रा पे जो मेरा अपना शैली है वो पढ़ा देंगे, बट क्वेश्चन बैंक में आपको कुछ अलग टाइप का मिलेगा जहाँ से आपका लेवल ऊपर जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे अगर क्वेश्चन मिलता है कुछ अलग हट कर, तो आप समझिए कि आपके लिए बेनिफिटेड है। कैसे आप लोग बोलते हैं सर बायोलॉजी का एक प्रॉब्लम थोड़ा लिंक से हट के था, तो वो बेनिफिशियल है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो उसको सोल्यूशन से गैदर कर लीजिए अपने पास। तो ये हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट डी एक्स बाई डी टी, और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफ्रेंसिएशन ये क्या हो गया भाई, ए एक्स इक्वल टू वाट, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट डी एक्स बाई डी टी, वो क्या लिखिएगा, वी एक्स। यहाँ तक आ गए। बट सर मुझे तो ए एक्स वर्सेज एक्स का चाहिए था, यहाँ तो ए एक्स वर्सेज वी एक्स का ग्राफ आ गया। इसमें तो एक क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता था, ये देखकर मेरी मर्जी है मैं किसी का वर्सेज किसी का पूछूं, राइट। ये भी तो पूछ सकते थे ए एक्स वर्सेज वी एक्स का ग्राफ, एग्जाम में ये भी तो आ सकता था, ए एक्स वर्सेज एक कैसा इक्वेशन, इसको बाई मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, और निगेटिव स्लोप और इंटरसेप्ट है, तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन विथ नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब पहले तो इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज लेते हैं कि ए एक्स वर्सेज वी एक्स का ग्राफ अगर एग्जाम में आ जाता तो मेरा ग्राफ ए रहता, आया ना। ये एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे वी एक्स के बाद यहाँ पे इस सेकेंड इक्वेशन में वी एक्स का वैल्यू यहाँ से उठा कर डाल दें, हाँ या ना। तो वी एक्स का वैल्यू अगर यहाँ से लेकर यहाँ डाल देंगे तो मुझे एक्स वर्सेज एक्स का फंक्शन मिल जाएगा, करेक्ट। और वही तो चाहिए था। तो एक्स इक्वल टू, मतलब ये सब आपको एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते करते आइडिया आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं दिमाग में क्लिक करता है। लर्निंग प्रोसेस में सबके साथ सेम प्रॉब्लम है। तो मैंने वी एक्स का वैल्यू इक्वेशन 1 से उठाया, इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस माइनस बिकम्स प्लस, माइनस माइनस बिकम्स व्हाट, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, वी नॉट बाई एक्स नॉट का स्क्वायर है ना, इंटू एक्स। अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट। चलिए भाई, इक्वेशन थर्ड कैसा इक्वेशन, ए भाई बाई, और ए क्या है, एक्स वेरिएबल तो ये है, ए क्या है स्लोप, और स्लोप निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। और ये हो गया इंटरसेप्ट। ये अगेन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विथ एक्स इक्वल टू 0 पे एक्स कितना रहेगा, एक्स इक्वल टू 0 पे एक्स कितना रहेगा, बोलना है, माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट। एक तो यहां पे फायदा मिल गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एम्स का क्वेश्चन और जेईई का क्वेश्चन बिल्कुल इक्विवेलेंट लेवल का होता है, ठीक है। एक्स वर्सेज एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या ए वैल्यू लिख सकते हैं ए एक्स का, हाँ या ना। अब यहाँ से एक पॉइंट मिल गया, नीचे जाए या ऊपर जाए, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में ग्राफ ए भी, एक ऑप्शन ए भी था। इसका मतलब है कोई भी ग्राफ देकर किसी का भी ग्राफ पूछेंगे तो सबसे पहले जिसका वर्सेज जिसका ग्राफ पूछेंगे उसका इक्वेशन डेवलप करेंगे, राइट, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन था,
कल मुझसे एक स्टूडेंट पूछे थे 11th क्लास का, वो सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा था। मतलब दैट्स वाई मैं बोलता हूँ क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना है, करेक्ट है ना, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बात तो माइंड में रहेगा कि आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आपका ट्राई क्या रहेगा, किसी भी तरीके से इक्वेशन डेवलप कर दीजिए, ट्राई कीजिए, ऐसे करते करते दिमाग ओपन होगा फिजिक्स में। तो इस क्वेश्चन को मैं जेईई मेन का लेवल भी दे सकता हूँ, ठीक है। सबको समझ में आ गया है ना। तो किसी भी टाइप का इक्वेशन, मान लिया स्ट्रेट लाइन का था, स्ट्रेट लाइन का दिया हुआ इक्वेशन था तो उसमें गेस नहीं चलेगा, फिर आपको इक्वेशन मैंने लिखा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हटाया जाए, क्योंकि जब तक ये इक्वेशन नहीं लिखते तो हम लोगों को एक्स कैसे आएगा वो पता ही नहीं चलता। वी एक्स से एक्स पे आना है तो इक्वेशन लिखने का कोशिश करना है। इसको हटाएं। चलिए पिछले क्लास में अब हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? ओके। तो आप लोग बताएं स्टूडेंट, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ से क्या लाभ होने वाला है? ओनली उसका स्लोप मेरे काम का है, ज्योमेट्रिकली क्या है, स्लोप मेरे काम का है, याद रहेगा, क्योंकि उसका स्लोप क्या देगा। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग क्लास यहाँ पे पिछले क्लास में बाइंड अप किए थे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, ये लास्ट चल रहा था, राइट। आप सब लोग रे ऑप्टिक्स का क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना? कल तो रागनी मिश्रा ज्वाइन किए हुए थे और रिस्पॉन्स भी कर रहे थे, वेरी गुड। रिस्पॉन्स करना है, आप भी ज्वाइन किए हुए थे। कौन कौन लोग ऑनेस्टली बताइए नहीं ज्वाइन किए थे? क्योंकि कल होस्ट मैं ही था और मैं ही बैठ के देख रहा था। अब पूरा 1.5 आवर बैठ के देखा हूँ क्या पढ़ाया जा रहा है। कौन कौन लोग ज्वाइन नहीं किए हैं ऑनेस्टली हाथ उठाइए, तो मुझे पता ही है ना, मैं ही होस्ट था भाई, मैं बैठ कर 1.5 आवर देखा हूँ ऑप्टिक्स कल। बाकी और कौन ज्वाइन नहीं किए थे? नेटवर्क अच्छा रखिए। अगर टीचर देखते हैं 4-5 मिनट डिस्टर्ब होता है तो कितना ख़राब लगता है। तो ज्वाइन करते रहना है और नेटवर्क अच्छा रखना है। आप क्यों ज्वाइन नहीं किए? अच्छा, ये मान के चलिए कि रात के 9 बजे से जो भी क्लास है उसका होस्ट मैं ही हूँ, मतलब मैं वहाँ पर पेपर देख रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। और रे ऑप्टिक्स का कम से कम तो 100 प्रॉब्लम मैं क्लास में ही सॉल्व करा दूंगा सर से। आपका पूरा मेडिकल का जो असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट, वही मेरा रहेगा क्लास असाइनमेंट। दैट्स वाई कि आपकी तरफ वो एटलीस्ट उस टॉपिक में बर्डन ना हो कि मुझे अलग से काम करना है, ठीक है। बट पहले थ्योरी क्लियर रहेगा तब तो। कोई भी कन्वर्जिंग लेंस, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। कब? जब सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, राइट, यही है ना। और कोई भी कॉन्केव लेंस कॉन्वर्जिंग भी हो सकता है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो अगर किसी भी पार्टिकल का टाइम के साथ स्पीड बढ़ रहा है मतलब पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, क्या है, लिखिए। इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, पहला पॉइंट बनाकर, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, then particle is accelerated. यहाँ देखना है भार्गव। अब बताइए किसी भी पार्टिकल का, किसी भी गाड़ी का स्पीड कब इंक्रीज करते रहेगा? किसी भी गाड़ी का, आप गाड़ी स्कूटी चलाते हैं ना,
कैसे इंक्रीज करते रहेगा? जब कंटिन्यू एक्सेलरेटर देते रहेंगे। इसका मतलब है कि किसी भी पार्टिकल का ध्यान सुनिएगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर डायरेक्शन सेम रहेगा, क्या रहेगा? तब वो ऑलवेज स्पीड अप होते रहेगा, स्पीड बढ़ते रहेगा। करेक्ट। मान लेते हैं कि आप जो रोड तिनाली से गणेशपुर की तरफ जा रहे हैं और आपका गाड़ी का वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी आपको गाड़ी पे उधर ही लग रहा है, किस डायरेक्शन में? उसी तरफ, उसका अपोजिट नहीं। तब आपका गाड़ी का स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहेगा। करेक्ट। लेकिन आप जा रहे हैं उधर, अब फोर्स जैसे उसका अपोजिट ब्रेक लगाना स्टार्ट किया तो स्पीड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। एक और पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिए। इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम, then this is the case of accelerated. Then this is the case of accelerated. Yes, if direction of velocity and acceleration are same, then this is the case of accelerated. हो गया ना? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से कितना बढ़िया कंक्लूजन हो गया स्टूडेंट। Vx पॉजिटिव, यहाँ देखें तो सब लोग, और Ax भी पॉजिटिव, तो डायरेक्शन सेम या डिफरेंट? वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एक्सेलरेशन आल्सो अलोंग। Vx निगेटिव और Ax निगेटिव, डायरेक्शन सेम या डिफरेंट? इस केस में स्पीड इंक्रीज करते रहेगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस केस में ऑल्सो स्पीड इंक्रीज करेगा अलोंग। तो मुझे तो स्पीड इंक्रीज करने से मतलब था, ये नहीं किधर स्पीड इंक्रीज कर रहा है। करेक्ट। इसका मतलब है बोथ आर द केस ऑफ एक्सेलरेटेड, बोथ आर द केस ऑफ एक्सेलरेटेड। करेक्ट है ना? लिख लीजिए, बोथ आर द केस ऑफ एक्सेलरेटेड। तो अब इस डायलेमा से तो बाहर निकल गए कि Ax पॉजिटिव है तो एक्सेलरेटेड और निगेटिव है तो डीएक्सेलरेटेड। इससे बाहर आए ना? एक सही नहीं था, सही क्या है? दिस वन। और उसका शुरुआत कहाँ से होता है? स्पीड इंक्रीज होने से। करेक्ट। डीएक्सेलरेटेड या रिटार्डेशन का फिर क्या डिफिनेशन होगा स्टूडेंट? पहला पॉइंट तो बनना चाहिए, इफ स्पीड डिक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, इफ स्पीड डिक्रीजिंग विथ टाइम, इफ स्पीड डिक्रीजिंग विथ टाइम। देन दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। comma, it happens when velocity and acceleration both are in just opposite direction. It happens when velocity and acceleration are just in opposite direction. हाँ, एक स्टूडेंट क्वेश्चन है कि किसी भी बाइक को अगर हम हिल पे लेके जाते हैं तो फर्स्ट गियर में देना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है कि इसका mg का कंपोनेंट, पॉजिटिव कंपोनेंट किधर रहेगा? नीचे की तरफ, और निगेटिव कंपोनेंट इसकी तरफ रहेगा। तो इसका ज़्यादा वेट किधर रहा? पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसको हम लोग कंपनसेट किससे करेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, राइट।
इसका मतलब टायर ए अर्थ को ज़्यादा पुश करेगा तो अर्थ भी टायर को न्यूटन थर्ड लॉ से ज़्यादा पुश करेगा, करेक्ट। और लास्टली शायद फर्स्ट गियर में ज़्यादा फ्यूल का सप्लाई होता होगा, पावर ज़्यादा मिलता होगा इंजन को, यही है ना थ्योरी। ओके, इसका मतलब है कि Vx पॉजिटिव एंड Ax निगेटिव, इस केस में वेलोसिटी एक्सेशन सेम डायरेक्शन है, जस्ट अपोजिट, बोलिए जस्ट अपोजिट, एंड Vx निगेटिव और Ax पॉजिटिव, बोथ आर द केस ऑफ व्हाट, रिटार्डेशन। तो आप दो चीज तो जान गए एवरीवन, एक्सेलरेटेड एंड डी एक्सेलरेटेड। देन व्हाट द कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या रहेगा? सबसे बेस्ट रहेगा इसको कांस्टेंट कर दीजिए। बोल ही रहे हैं यूनिफॉर्म, क्या बोल रहे हैं? मतलब कांस्टेंट। यूनिफॉर्म क्या क्या? वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इस एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। एक्सेलरेशन 2 है, नॉट जीरो, बट यूनिफॉर्म कौन था? कांस्टेंट। दिस इज नॉट द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होते रहेगा। यूनिफॉर्म मेरा एक्सेलरेशन है, नॉट वेलोसिटी, करेक्ट। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। बोलिए मेरे साथ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? ये सब टेक्निकल टर्म तो जानना पड़ेगा आपको, क्लियर कट। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं, राइट। तो Vx कांस्टेंट मतलब Ax क्या रहेगा? लिखिए सब। चलिए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में तो ये बात बोल रहे थे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। अगर डेल्टा के जीरो है मतलब वर्क डन क्या हो गया? जीरो। और डेल्टा के निगेटिव हो गया मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज निगेटिव, अकॉर्डिंग टू कौन सा थ्योरम? और अगर डेल्टा के पॉजिटिव हो गया मतलब डेल्टा के पॉजिटिव तभी होगा ना जब स्पीड बढ़ते रहेगा, है ना। हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, जहाँ पे v1 और v2 आता है, v1 एंड v2 आता है इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड। तो फाइनल स्पीड ज़्यादा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, लॉजिक हुआ, करेक्ट। देखिए कुछ क्वेश्चन होता है ना कि मतलब बड़ा बढ़िया लगता है क्वेश्चन देखकर, मतलब पूछने का तरीका से ही अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ से ही कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट एग्जाम्पल है, और एक क्वेश्चन ऐसे भी फेमस है 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो रेशनल मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक वर्क पावर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई पार्टिकल का x वर्सेस t का ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, करेक्ट। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि O से लेकर C तक स्लोप निगेटिव है या पॉजिटिव है? क्योंकि अभी x वर्सेस t का हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, राइट। और x वर्सेस t का स्लोप क्या देता है? Vx क्या देता है? तो O से A तक स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? पक्का ना? A से B तक स्लोप, O से A तक कर्व है, A से B तक का स्ट्रेट लाइन है, क्या है? और फिर B से C तक कर्व है, एग्री? ये तीनों ग्राफ को यहां पे जोड़ दिया। नहीं, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता था मैथमेटिकल टूल में, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब
बोलना पड़ेगा, ऐसे से तो मुझे पता चलेगा नहीं। व्हाट द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाए हैं? स्लोप पॉजिटिव, बोलिए मेरे साथ। स्लोप जहाँ से जहाँ तक स्लोप पॉजिटिव है वहाँ से वहाँ तक वो फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। करेक्ट है ना? शायद यही लिखवाया होगा। पढ़ाया ही नहीं कि पढ़ाया आप लोग को? पढ़ाया है इंक्रीजिंग फंक्शन है। और बताए थे इंक्रीजिंग फंक्शन तीन ही टाइप का होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है लेकिन स्लोप कम हो रहा है, राइट? इंक्रीजिंग फंक्शन विथ कांस्टेंट स्लोप, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप। करेक्ट है ना? अब तीनों को यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने। करेक्ट है? इसका मतलब है कि O से C तक हर पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है, मतलब O से C तक मेरा x का वैल्यू बढ़ रहा है और देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। करेक्ट? मतलब फंक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? बट कहाँ से कहाँ तक स्लोप पॉजिटिव है लेकिन स्लोप बढ़ रहा है? पॉजिटिव भी है और स्लोप बढ़ भी रहा है। O से A तक, O से A तक। करेक्ट है ना? भाई यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो एंगल मिलेगा, मान लेते हैं कि एक ग्राफ, भाई मैथमेटिकल टूल तो इसी दिन के लिए पढ़ाए थे कि जहाँ पे मुझे हेल्प का रिक्वायरमेंट होगा, a θ1 और a θ2 में कौन सा एंगल बड़ा है और एक्यूट भी है और बड़ा भी है, तो 0 से 90 के बीच में एंगल इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ tan θ ऑल्सो इंक्रीजेज। करेक्ट? इसका मतलब O से A तक स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप बढ़ भी रहा है। बोलिए मेरे साथ, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप A से B तक स्लोप पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है। अब B से C तक डिक्रीज हो, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन स्लोप घट रहा है। करेक्ट है ना? तो सब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन तो ये इसमें पूछा गया है, मतलब ये मैं टेस्ट में देता हूँ कि O इसमें 3 सेक्शन में अलग अलग कैरेक्टर है, तो कहाँ से कहाँ तक पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कहाँ से कहाँ तक पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, और कहाँ से कहाँ तक पार्टिकल का मोशन रिटार्डेशन में है, पार्टिकल डी एक्सेलरेटेड है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसी को पहले डील करते हैं। तो पहले O से A तक का सेक्शन का बात करते हैं, और x वर्सेस t का भी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे। ये क्या है? स्लोप। बट यही मेरा क्या है? Vx तो भाई पॉजिटिव है ना? क्या है? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो Vx पॉजिटिव। और इस स्लोप का वैल्यू कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? बोलिए ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका मतलब Vx पॉजिटिव भी है और Vx का वैल्यू बढ़ भी रहा है। क्या हो रहा है? तो Vx का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी तो बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर किस मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड, मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड। करेक्ट? और अगर स्पीड बढ़ता है तो उसको कैसा क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड। क्या बोलते हैं? इसका मतलब O से A तक पार्टिकल क्या है? एक्सेलरेटेड। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग समझ पा रहे हैं? अब A से B तक Vx मतलब dx बाई dt, ये हम लोग x वर्सेस t का ग्राफ का एडवांटेज ले रहे हैं। यही मेरा स्लोप है, स्लोप तो पॉजिटिव है, Vx तो पॉजिटिव है, बट ये क्या है? ये पॉजिटिव वैल्यू कांस्टेंट है। क्या है? तो अगर Vx कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब A से B तक पार्टिकल का मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है? यूनिफॉर्म। करेक्ट है ना? और B से C तक नहीं लगता कि ये पूरा प्रॉपर x वर्सेस t का ग्राफ का हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। B से C तक आपका dx बाई dt, सर स्लोप, बट इसका फिजिकल मीनिंग, अरे स्लोप क्या है? निगेटिव है या पॉजिटिव है? सर पॉजिटिव तो है, बट ये पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये Vx क्या हो रहा है? पॉजिटिव होते हुए क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो कम होगा। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? स्पीड। स्पीड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब B से C इज द केस ऑफ व्हाट? रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेटेड। तो ये तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आ सकता नहीं, आ चुका है। ऐसे पूछा जाएगा O से A तक क्या है, A से B तक क्या है और B से C तक क्या है। हो जाएगा ना? सबका क्लियर है? अब देखिए, एक मिनट
ए सिंपल सा लॉजिक है, किसी पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन किसके वजह से होता है? एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट? इसका फोर्स लग रहा हो, कहाँ से कहाँ तक फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे? ओ से ए तक डैम से फोर्स लग रहा होगा, ए से बी तक फोर्स लग रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। व्हाट अबाउट बी से सी तक? अगेन फोर्स लग रहा है। तो वर्क पावर एनर्जी, एक क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता था, ए पूछकर कि वर्क डन ऑन दिस एक्स वर्सेस टी का ग्राफ, यहाँ सब लोग देखेंगे एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दिया जाता और तब पूछा जाता कहाँ पे वर्क डन। एक्चुअली वर्क पावर एनर्जी का ही क्वेश्चन था जिसको मैं रेस्ट एंड मोशन में लेकर आ गया। कहाँ से कहाँ तक वर्क डन पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ तक वर्क डन निगेटिव, और कहाँ से कहाँ तक वर्क डन पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव 0 निगेटिव वर्क डन होगा पार्टिकल पे। तो एक क्वेश्चन का आंसर कौन सा थ्योरम से दे देंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम से दे देंगे। ओ से ए तक भाई स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ए लिख सकते हैं, ये वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। करेक्ट है ना? फ्रॉम विच थ्योरम? इसमें क्या बहुत दिमाग, बहुत रॉकेट साइंस है, बहुत दिमाग लगाना है। एक थ्योरम तो उससे आंसर आ गया, बट ग्राफ को पढ़ने तो आना पड़ेगा। ए से बी तक स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, तो W इक्वल टू डेल्टा क्या लिखिएगा? तो ये तो 0 मिलेगा, मतलब वर्क डन क्या है? 0। बी से सी तक स्पीड घट रहा है, राइट? तो डेल्टा के क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कितना बढ़िया, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को समझ गए। मतलब ग्राफ को प्रॉपर पढ़ लेना है कि ग्राफ का क्या मोटो है। पर ये सारा कुछ पढ़ने के लिए आप किसको एनालाइज किए? एक्स वर्सेस टी को। करेक्ट है? चलिए, वेरी गुड। इसको हटाया जाए, इसका सारा थीम समझ में आ गया। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये एटलीस्ट 1 स्टार डिजर्व करता है। नहीं 5 स्टार। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन बैंक बनाने के टाइम पे जो भी क्वेश्चन या असाइनमेंट बनाने के टाइम पे जो भी क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया, जैसे कल मैं किसी स्टूडेंट को बताया क्वेश्चन ग्राफ वाला, जो आज पहला क्वेश्चन लिया मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो जो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कुछ लेवल का लग रहा है क्वेश्चन बैंक बनाए या असाइनमेंट बनाने के टाइम पे, एक होता है ट्रेंडी क्वेश्चन, ठीक है वी एक्स दिया, एक्स दिया, डेल्टा एक्स निकालिए, टाइप प्रॉब्लम हो गया। कुछ अलग हटकर क्वेश्चन लगता है तो उस पर स्टार लगाते जाइएगा, फिल्टर करते जाइएगा। लास्ट मोमेंट में बाकी टाइप प्रॉब्लम आपसे फर्स्ट टाइम बनना है तो सेकंड टाइम पे बन जाएगा, बट जो लिंक से हटकर है उसका सॉल्यूशन करने के टाइम पे वहाँ पे स्टार लगाता रहिएगा रेड पेन से। रिवीजन के टाइम पे उसको देखते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है? अब हटाएं इसे। चलिए, आप 6 माइल से 9 माइल चले गए। हाउ मच डिस्टेंस कवर? ऑब्वियसली 3 माइल। 9 माइल नहीं होगा भाई, 6 माइल पे थे और कहाँ चले गए? ऐसा नहीं सर 9 माइल डिस्टेंस कवर कर लिए, पहले थे कहाँ? 6 माइल पे, और 6 माइल से 6 माइल पे ही हैं। 1 मिनट, मैंने क्या सिखाने की कोशिश किया? डिस्टेंस ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? पहला पॉइंट तो डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है तो ऑलवेज ओरिजिन से शुरू होगा। डिस्टेंस में कभी सुने कि पहले डिस्टेंस इक्वल टू टी इक्वल 0 पे डिस्टेंस इक्वल टू दिस वन? डिस्टेंस ऑलवेज कहाँ से, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। क्लियर रहेगा ना? बट व्हाट अबाउट एक्स वर्सेस टी का ग्राफ? कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। मैं 0 माइल पे भी रह सकता हूँ और 6 माइल पे भी रह सकता हूँ। तो एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि मेरा पार्टिकल कहाँ पे इनिशियली था, एक्स इक्वल 2 मीटर पे या एक्स इक्वल टू -2 मीटर पे। तो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, करेक्ट? बट
एक्स वर्सेस टी का के लिए मेरा कितना क्वाड्रेंट बनेगा? 4, 1 2 3 4। ग्राफ मेरा सिर्फ कौन सा कितना क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ में। इस क्वाड्रेंट में मेरा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ करने के टाइम पे, सीखने के टाइम पे, बट यहाँ वाला सेक्शन को डिलीट कर देंगे क्योंकि टाइम निगेटिव। तो ग्राफ मेरा इसमें रखेंगे। पहले जैसे प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ तक आएंगे, बट बाद में क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। हेडिंग है, उसके ऊपर हेडिंग बनाइए, कन्वर्सन ऑफ ग्राफ फ्रॉम एक्स वर्सेस टी टू डिस्टेंस वर्सेस टी। किस ग्राफ को देखकर कौन सा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं सिखा रहा हूँ। किसका ग्राफ दूंगा? एक्स वर्सेस टी का, और उसको देखकर क्या ड्रॉ करना है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। कन्वर्सन ऑफ ग्राफ फ्रॉम एक्स वर्सेस टी टू डिस्टेंस वर्सेस टी। चलिए यहां देखिए, नेक्स्ट क्लासेस विदाउट मास्क अलाउ नहीं करूंगा। सब लोग मास्क लेकर आएंगे और लगा के भी रखेंगे। खाली मुझे फ्रीडम दीजिएगा, मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है? और आप मास्क लगा के रखेंगे तो मैं भी बचा हुआ रहूँगा। यहाँ देखिए, एस वर्स बिल्कुल नेक्स्ट क्लास से, आज के लिए रहने दीजिए। क्योंकि केस बढ़ना स्टार्ट हो गया है ना। हालांकि ऐसा कुछ अभी बहुत सीरियस नहीं है। परसों सुने कि एक मॉल में 30,000 लोग पहुंच गए। सोचिए कि डर कहाँ है। यस, बगल में ही है, नाम नहीं ले रहे हैं। 30,000। सोचिए तो एक बिल्डिंग में 30,000 लोग पहुंच जाएगा तो क्या हाल होगा। लास्ट बंद करना पड़ा। लोगों के मन में डर है, सिर्फ पढ़ने के टाइम पे डर है। पढ़ने के टाइम पे सबसे बड़ा कोरोना है, घूमने के टाइम पे कोई कोरोना नहीं है। सोचिए। और बाद में घर में पता चल गया तो पता चला कि मेरे फैमिली भी बच्चे को लेकर चले गए थे। 2 छोटा बच्चा है, क्या कर सकते हैं। नहीं है, सब लोग घर में पैक है तो चाहते हैं कि थोड़ा सा हैंग आउट कर ले, बाहर जाके घुमा दे बच्चों को। लेकिन उसके लिए दूसरा दिन सेलेक्ट करना चाहिए था। अब उसमें मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ। मना करने का मतलब, अच्छा आप तो क्रिसमस के दिन भी मना कर रहे हैं, तो उस चीज़ से अपने आप को अलग रखता हूँ। जो आपको अच्छा लगता है कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। बट बहुत छोटा बच्चा है ना, 3 साल का बच्चा है तो उसको, या 5 साल का है, और उसको भीड़ भाड़ में चलिए। एक स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, सर इलेक्शन कहीं पे है उसके बाद लॉकडाउन पड़ेगा। भाई ये सब बात नहीं करेंगे, ये सब समझने वाला है, बोलने वाला नहीं है। और जो हम लोग सोचते हैं वो बेचारे न्यूज़ वाले सब बोलते ही रहते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी आर मैंगो मैन, आम आदमी नहीं। इसलिए हम लोग का बहुत सीमित दायरा है भाई। यहाँ देखिए, तो एस वर्सेस टी में एस सेक्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा, ए भी रिजेक्ट हो जाएगा, ए भी रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ कौन सा सेक्शन में ग्राफ रहेगा? क्योंकि ना ही डिस्टेंस निगेटिव होता है ना ही टाइम। तो इसका मतलब ओनली एस वर्सेस टी में 4 क्वाड्रेंट अगर बनाएंगे तो सिर्फ एक फर्स्ट इसी क्वाड्रेंट में ग्राफ मेरा जाएगा। करेक्ट है ना? ये लिख लीजिए, पहले ड्रॉ कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन।
डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। यहां देखिए स्टूडेंट, आपको इस टाइप का एक सिचुएशन दिखाया था कि पार्टिकल ऐसे गया, यहाँ पे x1 से स्टार्ट किया, x2 पे गया, फिर x2 से मुड़ा x3 पे गया, और फिर x3 से मुड़ा x4 पे गया, करेक्ट। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते थे? डिस्टेंस निकालने के लिए आप x3 माइनस x2 माइनस x1 का मॉडुलस अब प्लस x3 माइनस x2 का मॉडुलस, यही करते थे ना। जहाँ जहाँ पे वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जहाँ जहाँ पे वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और प्लस मतलब सबको पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं। तो सपोज करें कि मैंने एक ग्राफ x वर्सेस t का लिया, बट x वर्सेस t का ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ये मेरा x वर्सेस t का ग्राफ है। बोले कहाँ तक x का वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है? O से A तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है x का वैल्यू, मतलब Vx पॉजिटिव है O से A तक। O से A तक Vx क्या है? मतलब पार्टिकल ऑलवेज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बट A से B तक निगेटिव, मतलब या और A पे क्या है? वेलोसिटी 0। इसका मतलब यहाँ पे आकर पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन क्या किया है? चेंज किया, करेक्ट। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट लेना है, करेक्ट। मान लेते हैं कि ये है x इक्वल टू 0, और यहाँ पे है x इक्वल टू x1, और यहाँ पे है क्या? x इक्वल टू x2। तो अगर डिस्टेंस निकालना रहेगा तो क्या क्या कीजिएगा सर? दिस वन का दिस डेल्टा x अब प्लस x2 माइनस x1 कीजिएगा तो ऑब्वियसली निगेटिव आएगा, है या ना? x2 x1 से छोटा है, तो क्या करेंगे? x1 माइनस x0 का मॉडुलस प्लस x2 माइनस x1 का, मतलब इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट को भी पॉजिटिव बना के जोड़ देंगे। दैट्स वाई एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ कि x वर्सेस t का ग्राफ देखकर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जहाँ तक x इंक्रीज कर रहा है, जिस सेक्शन तक x का वैल्यू इंक्रीज करते रहेगा वो सेक्शन डिट्टो वही सेक्शन रख लेना है, करेक्ट। और जहाँ से x डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज जहाँ से करना स्टार्ट किया करेगा वहाँ उसके बिफोर जस्ट पार्टिकल डैम्स और कम्स इनटू रेस्ट, राइट। तो जहाँ से डिक्रीज कर रहा है तो A से B के बीच में कहाँ तक इंक्रीज कर रहा था और कहाँ से डिक्रीज कर रहा है? A O से A तक इंक्रीज कर रहा है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में O से A तक का ग्राफ डिट्टो यही ग्राफ रहेगा, पर जहाँ से डिक्रीज कर रहा है उसके आगे एक मिरर रख दीजिए। क्या रख दीजिए? मिरर। और इस सेक्शन का जो इमेज बनेगा, इस सेक्शन का जो इमेज बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा, करेक्ट। बोलिए मैंने क्या बोला सर? x वर्सेस t का ग्राफ को देखकर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले बात तो ग्राफ स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। कहाँ से? ओरिजिन से। और उस सेक्शन तक डिट्टो सेम रखेंगे जहाँ तक x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट। और जहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा उसके आगे तक हम लोग क्या रख देंगे? प्लेन मिरर। और इसका जो मिरर बनेगा, मिरर इमेज क्या बनेगा? मानते हैं B डैश है, तो मेरा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा O से A और A से B डैश, करेक्ट। क्योंकि ये ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा था तो इसको ओरिजिन पे लाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो मैंने बोला उसको अपने लैंग्वेज में लिख ली। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हैं उसको।
ये किसका वर्सेस किसका ग्राफ हो गया? बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि जितना बड़ा गैप यहाँ पे है उतना ही बड़ा गैप यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर ए गैप है 4 का तो ये भी गैप कितना का रहेगा? 4 का रहेगा, करेक्ट है ना। मैंने जो यहाँ पे बोला उसी को आप लिख लेंगे कि हाउ कैन बी कन्वर्ट एक्स वर्सेस टी ग्राफ इनटू डिस्टेंस वर्सेस क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अच्छा तो आज के बाद यहाँ देखिएगा एक्स वर्सेस टी ग्राफ और डिस्टेंस वर्सेस टी ग्राफ सेम सेंस या डिफरेंट सेंस? डिफरेंट सेंस रहेगा, सेम नहीं रहेगा। सेम हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। कब सेम हो जाता? जब एक्स कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहता। क्या होता है? कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहता। अगर सिर्फ मेरा ग्राफ ए पोर्शन नहीं रहता, यहाँ देखिए सिर्फ ओ से ए तक ही मेरा ग्राफ रहता, तो इस केस में एक्स वर्सेस टी और डिस्टेंस वर्सेस टी डिफरेंट रहता या सेम रहता? सेम रहता, करेक्ट। चलिए मैंने एक ग्राफ दिया एक्स वर्सेस टी का, इसको डिस्टेंस वर्सेस टी का ग्राफ में कन्वर्ट कीजिए तो सबसे पहले तो आप एक ग्राफ देखकर, यहाँ एक मिनट रुकिएगा, एक ग्राफ देखकर मुझे बताइए हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल। सिर्फ ग्राफ देखकर ही। डेल्टा एक्स ए से बी के बीच का मैग्नीट्यूड निकालिएगा। और यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 ना, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, प्लस डेल्टा एक्स बी से सी का, यही तो डिस्टेंस रहेगा। ए कितना वैल्यू? 4 और ए कितना वैल्यू? 2। कितना डिस्टेंस? 6 मीटर। क्या कितना, हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल? इसमें ग्राफ एक्स वर्सेस टी का ग्राफ देखकर भी तो आप डायरेक्टली डिस्टेंस बता सकते हैं, जस्ट बाय दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर है ना? चलिए इसका ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कैसा होगा। अब बिल्कुल अलर्ट रहना है, जो पॉइंट तोड़ तोड़ के लिखवाते हैं उसको सही से समझना है। कहाँ से मिरर इमेज लेना है इस ग्राफ में? ओरिजिन से लेंगे या बी के बाद लेंगे? यहाँ से यहाँ तक तो एक्स का वैल्यू बढ़ ही रहा था ना एवरीवन। मैंने क्या बोला है, जहाँ तक बढ़ते रहेगा वहाँ पे मिरर रखना है, या जहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ वहाँ से पे रखना है, करेक्ट। आपका ग्राफ रॉन्ग है, अपना मिस्टेक पकड़िए। अब फिर से पढ़िए तो थ्योरी मैंने क्या लिखवाया। आपका मिस्टेक है कि आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है। उसमें एक पॉइंट ये भी था, 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग ऐसे ड्रॉ कर दिए होंगे कि सर तो बोले थे कि मिरर रखना है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया ए से बी, और इसके बाद कैसे जाना है बी से ए से बी और बी से सी डैश,
लेकिन ये ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, करेक्ट है ना, और ये गैप कितने का है भाई, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, और इसका मिरर इमेज लेंगे C डैश, तो ये गैप 2 का है ना, तो 2 पर रहेगा, तो यहाँ पे x इक्वल कितना हो जाएगा 8, तो 2 से लेकर 8 के बीच का ओवरऑल हो गया, तो कितना गैप हो गया 6। तो क्या करना है कि ये एक्चुअल में ये मेरा ये वाला ग्राफ ही क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, करेक्ट है ना। तो सोचिए कि फ्रेम है लोहे का, बट यहाँ ये गैप कितना है, इसको यहाँ पकड़िए और ओरिजिन पे लेके आ जाइए, किसको, इसको, इस पार्ट को पकड़ के कहाँ लाना है, तो कितना यूनिट नीचे लाए, तो ए यूनिट भी C डैश भी कितना यूनिट नीचे आ जाएगा, तो C डैश कहाँ पे जाके रुकेगा 6 पे। इसका मतलब है कि मेरा फाइनल ग्राफ क्या होगा, समझ गए, दिस इज द फाइनल ग्राफ, और यहाँ पे एस वर्सेस टी, और यहाँ पे कितना रहेगा एस इक्वल टू 6 मीटर, ये आपका मिस्टेक था, ठीक है। तब एग्जाम में एक्स वर्सेस टी आएगा तो उसको डिस्टेंस वर्सेस टी में कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम। तो ये मैंने आपको सिखाया हाउ कैन बी कन्वर्ट एक्स वर्सेस टी इंटू डिस्टेंस वर्सेस टी ग्राफ। यहां देखेंगे एवरीवन, अगर x कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, x क्या है कांस्टेंट, तो डेल्टा x वर्सेस t का क्या होता था यूएक्स टी, हाँ या ना, करेक्ट है। x कांस्टेंट के लिए मुझे डेल्टा x वर्सेस टाइम का इक्वेशन लिखना है, तो रेडीमेड मिला हुआ है, तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, देन x इक्वल टू जानबूझ के मैं ऐसे लिखा हूं, एक कैसा इक्वेशन क्वाड्रेटिक, करेक्ट है ना, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मिनट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है पैराबोला। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गया पूरे फिजिक्स के लिए कि अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा तो एक्स वर्सेस क्या रहेगा कांस्टेंट, नॉट इक्वल टू 0, कांस्टेंट रहेगा लेकिन 0, एक्स कांस्टेंट बट नॉट इक्वल टू, अगर एक्स 0 हो जाएगा तो फिर एक्स वर्सेस टी का ग्राफ लीनियर इक्वेशन रहेगा, क्या रहेगा, अगर ये टर्म नहीं रहता तब एक्स वर्सेस टी का ग्राफ क्या रहता लीनियर इक्वेशन रहता, करेक्ट है। बट एक्स कांस्टेंट है लेकिन नॉट इक्वल टू 0, तो ग्राफ क्या रहेगा ऑलवेज क्वाड्रेटिक रहेगा, पैराबोला रहेगा, करेक्ट। एंड हाउ कैन बी डिसाइड द कॉन्केविटी ऑफ पैराबोला, पैराबोला कॉन्केविटी कैसे डिसाइड करते हैं, नहीं भाई, जो पूछते हैं उस क्वेश्चन का आंसर देना है। पैराबोला कॉनकेव अप रहेगा या कॉनकेव डाउन रहेगा, ये तो पहला ही पॉइंट था, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट का साइन से, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट का, इतना टाइम लेके तो पढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि एस वैल्यू पॉजिटिव तो कॉन्केविटी अपवर्ड रहेगा और ए वैल्यू निगेटिव तो कॉन्केविटी,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर x पॉजिटिव रहेगा तो x वर्सेस t का ग्राफ कैसा रहेगा? कॉनकेव अप रहेगा। क्या रहेगा? कॉनकेव अप। करेक्ट है ना? ठीक है। तो पहला तो यहाँ से आपने क्या, कितना छोटा सा बात से कितना बड़ा बात सीख लिया कि आज के बाद पूरे फिजिक्स के लिए अगर x इज कांस्टेंट, डैम श्योर x वर्सेस t का ग्राफ पैराबोलिक होगा, क्वाड्रेटिक ही रहेगा। करेक्ट है ना? और अगर x पॉजिटिव तो ग्राफ क्या रहेगा? कॉनकेव अप। और अगर x निगेटिव तो ग्राफ क्या रहेगा? कॉनकेव डाउन। जैसे आप लोग अभी तो मिरर रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस है, करेक्ट, और सिल्वरिंग ऑफ मिरर मैंने इधर किया। किधर किया है? सिल्वरिंग ऑफ मिरर तो समझते हैं आप रे ऑप्टिक्स में, क्या समझते हैं? इस तरफ सिल्वरिंग कर दिया तो चेहरा इधर दिखेगा, इसका मतलब है, और इसका ये वाला पार्ट यहाँ से कट करके निकाल दिया तो लुक्स लाइक दिस वन, लुक लाइक व्हाट? तो इस मिरर को क्या बोलिए? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के और बोलते हैं ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो तो इसी, यही तो रेडियस है। क्या है? इसका मतलब है कोई भी कॉन्वेक्स मिरर पूरे किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, किसी स्फीयर का क्या रहा होगा? पार्ट रहा होगा। चलिए यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कल के डेट में सिर्फ x वर्सेस t का ऐसा ग्राफ, सिर्फ इतना ही ग्राफ मैंने दिया, एग्री? बस एक ग्राफ देकर छोड़ दिया, और आप बहुत कम टाइम है, सिर्फ आपको ये पूछा गया है x पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो एक ग्राफ नहीं लगता है कॉनकेव अप का पार्ट रहा होगा, हाँ या ना? एक ग्राफ कॉनकेव डाउन का पार्ट रहा होगा या कॉनकेव अप का? और आज ये बात मैंने सिर्फ x कांस्टेंट के लिए और पॉजिटिव के लिए बोला, बट दिस कॉन्सेप्ट वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन। अगर x पॉजिटिव है और वेरिएबल भी है, क्या है? x पॉजिटिव है और वेरिएबल है, तब भी वहाँ पे फिट बैठ जाएगा। इसका मतलब है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक दिए और एग्जाम में x का साइन पूछे तो देखना है कि ये कैसा, इसका नेचर कैसा है। इसका ऐसा नेचर था कॉनकेव अप का, और आज के बाद अगर x वर्सेस t का ग्राफ कॉनकेव अप है तो x पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है? चाहे कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो मैंने आपको समझाने के लिए इसका हेल्प लिया, बट इसको जनरलाइज अगर कर रहे हैं, यहाँ देखिए जनरलाइज कर रहा हूँ। जनरलाइज ये है कि अगर x वर्सेस t चाहे पैराबोला हो या नहीं हो, अगर कॉनकेव अप का नेचर रखेगा तो x क्या होगा? पॉजिटिव। करेक्ट। और कॉनकेव डाउन का अगर रखेगा, किसका वर्सेस किसका मैं बात कर रहा हूँ, तो x क्या होगा? निगेटिव होगा। ये मैं जनरलाइज कर दिया, चाहे निगेटिव हो लेकिन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, सबके लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये सब शॉर्ट नोट्स में जाएगा। तो नहीं था कि x वर्सेस t में बहुत कुछ सीखने को था, x वर्सेस t में ही बहुत कुछ सीखने को था। तो एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट से आप थोड़ा फास्ट हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का इतना तरीका हो सकता है, कभी ऐसे दे देगा क्वेश्चन, हाँ या ना, कभी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा, कभी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा तोड़कर, और कभी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा तोड़कर। करेक्ट। 4 डायग्राम आपका सामने है। एक कैसा नेचर है? कॉनकेव अप का। ये भी कैसा नेचर है? एक कैसा नेचर है? एक कैसा नेचर है? हो गया। इसमें x क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसमें भी x क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसमें x क्या रहेगा? निगेटिव। इसमें भी x क्या रहेगा? निगेटिव। करेक्ट है ना? लिख लीजिए।
इसको हटाया जाए एवरीवन। तो चलिए अब लिखिए Vx वर्सेस T। अब हम लोग Vx वर्सेस T पे बात करेंगे। अच्छा, ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट, आप 11th क्लास के बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? एटलीस्ट इतना तो बोलना चाहेंगे कि भाई स्कूल का एक्टिविटी तो सेम है, लेकिन पढ़ते रहो और सही से कॉन्सेप्ट डेवलप करो। मतलब अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करेंगे ना, या सिर्फ स्कूल के लिए काम कर रहे हैं? मतलब होता है ना कि हाँ एकदम बिल्कुल चैप्टर का चैप्टर एनसीईआरटी कवर हो रहा है, बट प्रॉपर वे में पढ़ना छोड़ दिए। लास्ट में जाकर उसका फ़ायदा रहेगा या खराब रहेगा? और 12th बोर्ड तो अच्छा। हाँ बोलिए स्टूडेंट। नहीं, यस वेरी गुड। पहला क्वेश्चन इनका बहुत अच्छा बात बोले कि 10th के बाद स्कूल चेंज कर दे ताकि टीचर पहचाने ही नहीं। और दूसरा बात, कैटलिस्ट ज्वाइन कर ले। सेकेंड थिंग क्या है, एक कैटलिस्ट का पब्लिसिटी। कैटलिस्ट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है। मार्केटिंग नहीं है, बट बहुत इंटरेस्ट से और पैसन से पढ़ाया जाता है। मतलब ये पढ़ाकर जो पढ़ाते रहता हूँ ना हर बैच में, तो मैं भी सीखते रहता हूँ और मैं खुद को भी डेवलप कर रहा हूँ, कैसे टफ से टफ चीज़ों को तोड़कर समझाया जाए। करेक्ट? आपका फ़ायदा हो या ना हो, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये सोचकर यहाँ पे आते हैं। ठीक है? भार्गव बहुत ही अच्छे इंसान है, एक बात तो है, बट नहीं, कोई भी इंसान कब किसका माइंड क्लिक कर जाएगा, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। इसलिए कभी कभी टीचर क्या इरिटेट होते रहते हैं, बट सब कुछ है इनिशिएटिव का, शुरुआत अगर ख़राब हो रहा है तो उसको कोप अप करने में टाइम लगता है। राइट टाइम होना चाहिए। अब उसमें आधे कम से कम यहाँ पे मेरा फाइट किसी कोचिंग से नहीं है। मोस्ट ऑफ द बच्चे तो सिर्फ 11th क्लास में सोचते हैं कि 10th के बाद अचानक से सोचते हैं मैं बड़ा हो गया। पहला मिसकॉन्सेप्शन, मैं अब क्या हो गया, बड़ा हो गया, खुद का डिसीजन ले सकते हैं। और दूसरा है कि सोचते हैं कि 11th पास कर जाते हैं, 12th में आएंगे तो देखा जाएगा। अब 11th अगर किसी तरीके से स्किप करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, और चैप्टर वाइज नहीं जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा फाउंडेशन ही गायब हो गया ना। और सारा 11th सही रहेगा तभी तो 12th में भाई समझ में आएगा। तो उसको लगता है कि 9th और 10th वाला ही बात है। और ये मिसकॉन्सेप्शन पेरेंट के माइंड में बैठा रहता है कि 10th तक तो तुम बहुत अच्छे थे, 11th में क्या हो गया। और उनको एक गैप पता ही नहीं कि 9th और 10th के बीच में अगर गैप 5 का था, ये 9th है या 10th है, तो यहाँ पे हो गया भाई 205, 200 टाइम्स से बढ़ गया। राइट? तो इसमें समझने के लिए आपको नहीं, 6 मंथ मेरे टीचर मैकेनिक्स पढ़ाते रहे मुझे, अख्तर सर, 6 मंथ कंटिन्यू मैकेनिक्स, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि मैकेनिक्स से क्या, 3 मंथ मैथ पढ़ाए और 6 मंथ मतलब 9 मंथ सिर्फ मैकेनिक्स में घूमते रहे। बट वहाँ मैकेनिक्स पढ़ते पढ़ते माइंड डेवलप हो गया, फिजिक्स में सोचने का कैपेसिटी।
इनिशियली क्या होता है, माइंड डेवलप करना पड़ता है। और उसमें से उसी में होता क्या है ना, 3 मंथ के अंदर किसी बच्चे को न्यूटन डायमेंशन से लेकर रोटेशन और ग्रेविटेशन ऑफ फ्लूइड सब पढ़ा दिया जाए स्कूल में। 3 मंथ में रेस्ट एंड मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन, ग्रेविटेशन। बेचारा समझेगा या उसको हिस्ट्री बना के रटना स्टार्ट करेगा? वही होगा। पॉसिबल है? आप लोग बताइए। चलिए नहीं, देखिए मैं टाइम वेस्ट करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे इनका एक और स्टूडेंट करा कि 75% क्राइटेरिया है तो 80 करके 20 गैप कर ले। भाई वो तो खुद का स्टूडेंट का स्मार्ट काम करना होगा ना, कि क्लास बंक करना है तो दूसरा को ना बताए। थोड़ा थोड़ा बंक करके अपना घर पे कोप अप करते, बैलेंस करना इसी को बोलते हैं। लेकिन उस टाइम पे मैं स्टूडेंट के साथ हूँ, स्कूल से बहुत प्रेशर आता है भाई। आज 1 महीना के बाद एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अगला दिन प्रोजेक्ट मिल गया। प्रोजेक्ट मिल गया तो फिर इंटर स्कूल कंपटीशन हो गया, फिर ए हो गया। तो इतना एक्टिविटी है कि आपको तो सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप बोर्ड के दुनिया से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, तो उसमें बहुत अलग प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट प्लानिंग। चलिए इसी बात पे स्टार्ट करते हैं, VX वर्सेस T का ग्राफ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब आप बताइए VX वर्सेस T का ग्राफ से मुझे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। और ज्योमेट्रिकली किसी ग्राफ से ज्योमेट्रिकल जो एडवांटेज मिलेगा, फिजिक्स में क्या मिलेगा वो भी देख लेंगे। बट किसी भी ग्राफ का ज्योमेट्रिकली 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, उसका एरिया और स्लोप। उसका एरिया एंड स्लोप। तो पहले स्लोप पे बात कर लेते हैं। तो स्लोप क्या होगा भाई, m, और m के लिए क्या लिखेंगे? देखिए तो dvx बाई dt फिजिक्स में कोई मीनिंग रखता है? यस, ax। इसका मतलब है vx वर्सेस t का ग्राफ का स्लोप मेरे काम का है, मेरे काम का है। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे स्लोप पॉजिटिव रहेगा वहाँ पे x पॉजिटिव रहेगा, और जहाँ जहाँ पे स्लोप निगेटिव रहेगा वहाँ पे x क्या रहेगा, निगेटिव। और जहाँ पे स्लोप 0 रहेगा वहाँ पे x 0 रहेगा। तो इसमें अगर मैं 3 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, A, B और C, बोलिए स्लोप एट A क्या, पॉजिटिव, मतलब x पॉजिटिव। स्लोप एट B क्या, मतलब x। और स्लोप एट C क्या, मतलब x। करेक्ट है? अब यहां देखिएगा, इस ग्राफ को माइन्यूटली देखिए, और A से B, अब B से C, 2 सेक्शन में, कितना सेक्शन में, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। बताइए कहाँ पे एक्सीलरेशन, कहाँ पे रिटार्डेशन? तो भाई A से B तक Vx क्या है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर ही है ना, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर वर्टिकल एक्सिस का सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, राइट। तो A से B तक Vx क्या, पॉजिटिव, और X भी क्या, एक किसका क्राइटेरिया था, एक्सेलरेटेड का। B से C तक Vx, कहाँ Vx निगेटिव, B से C तक Vx निगेटिव है, पॉजिटिव, कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। Vx पॉजिटिव, वर्टिकल एक्सिस का सारा वैल्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर का ग्राफ रहता है तो पॉजिटिव होता है। बट व्हाट अबाउट X, एक ऐसा सेक्शन था रिटार्डेशन का, करेक्ट। चलिए यहाँ पर करिए, इसको हटाया जाए। एक बात बताइए स्टूडेंट, ये y वर्सेस x का ग्राफ है, ठीक है।
किसका वर्सेस किसका? ये ऑनलाइन स्टूडेंट का मैं आंसर दे रहा हूँ। वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ, पूरा ग्राफ सबसे पहले बताएं कि इस लाइन से ऊपर, इस हॉरिजेंटल लाइन से जो हॉरिजेंटल एक्सिस है उसके ऊपर वाई का सारा वैल्यू क्या रहेगा? ये मैं उनसे पूछ रहा हूँ, पॉजिटिव ना। इसका मतलब है किसी भी हॉरिजेंटल एक्सिस, इस केस में आपका हॉरिजेंटल एक्सिस कौन सा एक्सिस है? टी एक्सिस। इस टी एक्सिस के ऊपर सारा वी एक्स का वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये वी एक्स का ग्राफ इस हॉरिजेंटल एक्सिस को क्रॉस करके नीचे आया है क्या? नहीं आया है। तब खुद बताइए, ठीक है। तो ए एक्सेलरेटेड और ये जोन क्या रहेगा? यहां तक समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम? यहां देखेंगे, एक क्या है, वी एक्स का वैल्यू कांस्टेंट है या ना? स्लोप क्या है? उतना छोड़िए, इसका स्लोप से ही बात करते हैं। स्लोप 0 है और स्लोप का मतलब क्या? डी वी एक्स बाई डी टी। और डी वी एक्स बाई डी टी का मतलब, इसका मतलब वी एक्स वर्सेस टी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब एक्स क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में दिख भी रहा है वी एक्स कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन, वी एक्स कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन। चलिए यहाँ देखेंगे, मैथमेटिकल टूल में सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया था जो मुझे रिक्वायरमेंट होता। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? अगर मैं ऐसे लिखा तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग है कि वी आर इंटीग्रेटिंग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट इस एक और x1 से x2, बट इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? बोलिए, एरिया अंडर कर्व किसका वर्सेस किसका? वाई वर्सेस एक्स, वाई वर्सेस, ये तो समझ में आ गया। वी एक्स वर्सेस टी, तो अगर ऐसे लिखा जाए वी एक्स डी टी, करेक्ट, वी एक्स डी टी, तो इसको क्या पढ़िएगा? मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? T1 से T2, एरिया अंडर कर्व वी एक्स वर्सेस टी। बट ये फिजिक्स में कोई मीनिंग रखेगा या नहीं रखेगा, ये देखते हैं। तो फिजिक्स में मीनिंग होगा या नहीं होगा, इसका यूनिट से देख लेते हैं। वी एक्स का यूनिट क्या और डी टी का यूनिट, अब फिजिक्स में मीटर तो होता है, फिजिक्स मीटर सेकंड नहीं होता था, बट मीटर तो होता है ना। मीटर का मतलब या तो डिस्टेंस नहीं तो डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्टेंस नहीं तो पोजीशन नहीं तो डिस्प्लेसमेंट, कुछ ना कुछ तो होगा। बहुत सारी चीज़ों का यूनिट मीटर होता है। मतलब ये मेरे लिए मीनिंगफुल काम हो सकता है। मीनिंगलेस रहेगा या मीनिंगफुल रहेगा? मीनिंगफुल रहेगा। तो वो पहले तो यहाँ देखते हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल चीज़ क्या रहेगा वो देखते हैं। यहाँ देखिए, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है एवरीवन? वी एक्स। तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? वी एक्स इंटीग्रेट करते हैं, करेक्ट है ना। कहाँ से कहाँ तक? T1 से, तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक? लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल गया? डेल्टा एक्स, एक्स रहेगा उसका लिमिट लेंगे ना, इक्वल टू व्हाट? एरिया अंडर कर्व वी एक्स वर्सेस टी। ओके, इसका मतलब वी एक्स वर्सेस टी का दोनों चीज़ मेरे लिए एडवांटेज रहेगा, मीनिंगफुल रहेगा, स्लोप भी और एरिया भी।
तो आज के बाद वी एक्स वर्सेस टी का एरिया क्या देगा? चेंज इन एक्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एक्स देगा। करेक्ट। यही है ना एरिया। अगर T1 से T2 तक का लिमिट है तो मेरा एरिया है। करेक्ट है। ये मेरा कर्व वी एक्स वर्सेस टी का था, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? एरिया अंडर कर्व। तो किसी का एरिया निकालने के लिए पूरा सेक्शन को क्लोज करना होता है, तो ऐसे क्लोज करते हैं। ऐसे दिखा दीजिएगा, ये शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, ठीक है। हो गया एवरीवन? करेक्ट है ना? तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि ग्राफ पे पूछा गया है, तो हम लोग 1 बाय 1 ग्राफ को एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास, कल का क्लास में, ठीक है। आज का इतना है। नहीं, आज केमिस्ट्री में रेजोनेंस ही चलेगा। तो रेजोनेंस को सबसे पहले एक लाइन, रेजोनेंस को मेरा टारगेट है फिनिश ही कर लें, ठीक है।